हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th फिजिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिछले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कवर किया था, जो हमारा वन शॉट था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी हमारा वन शॉट ही रहेगा। इस वन शॉट वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पूरा कवर करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक, टॉपिक वाइज क्या रहेगी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या पढ़ा कि लाइट अगर किसी सरफेस पे पड़ती है तो सरफेस में जैसे पड़े गिरेगी वो तुरंत उसी मीडियम में वापस लौट जाती थी। मतलब अगर लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, जैसे ही रिफ्लेक्शन होता था वैसे वो सेम मीडियम में लौट आती थी। लेकिन अब जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे जिसमें अगर लाइट आके किसी मीडियम के सरफेस पे पड़ती है, समझ रहे हैं, अगर किसी सरफेस पड़ेगी तो वो उस सरफेस को क्रॉस कर किसी और मीडियम में चली जाएगी। मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लाइट जो होती है अपने मीडियम को चेंज करती है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। The phenomena of bending of light ray at the boundary of two medium। समझ रहे हैं? मतलब the phenomena of bending of light ray at the boundary of two medium when it goes from one medium to another medium। समझ रहे हैं? मतलब जो लाइट की बेंड होने जो फिनोमेना होती है बाउंड्री पर, जो दोनों मीडियम में जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री पर जो लाइट की बेंडिंग होने की फिनोमेना होती है उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब अगर लाइट आप किसी भी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में लाइट जब आपकी जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है। जो लाइट रे होती है वो कैसी होती है? बेंड हो जाती है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं, इसी कार्य की जो क्रिया हो रही है, समझ रहे हैं, इसी को हम प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे देखिए, ठीक है, तो देखते हैं। ठीक, ये रही आपके बाउंड्री। मान लेते हैं ये कोई मीडियम हमारा फर्स्ट है, ये हमारा मीडियम फर्स्ट है और ये हमारा मीडियम सेकंड है। ठीक है, ये देखिए बाउंड्री के ऊपर वाला जो भी पार्ट है ये मीडियम फर्स्ट और बाउंड्री के नीचे वाला पार्ट मतलब मीडियम सेकंड। अब ये मीडियम फर्स्ट मीडियम सेकंड है क्या? आपकी मर्जी, आप चाहे जो मीडियम लीजिए, चाहे आप इसको एयर ले लीजिए, चाहे ग्लास ले लीजिए, समझ रहे हैं, मीडियम होता है। ठीक, देखिए अब जब लाइट आपके किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है लाइट बेंड हो जाती है। जो लाइट होती है कैसे बेंड हो, मतलब मुड़ जाती है। ठीक है, ये देखिए नॉर्मल है आपका, ठीक, यहाँ पे क्या है? नॉर्मल रहे। ठीक है, अब यहाँ से आपकी इंसिडेंट लाइट रे आती है। ठीक है, आप यहाँ से इंसिडेंट लाइट रे आती है। अब आपको लगेगा कि लाइट मतलब लाइट की फिनोमेना क्या है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब हमें लगेगा कि लाइट हमारी सीधे ट्रेवल करेगी, इस तरीके से जाएगी, ऐसे सीधे चली जाएगी। लेकिन जब लाइट आपकी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट जब पथ होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। मतलब यही फिनोमेना रिफ्लेक्शन तो ये कहता है ना, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। देखिए एक मीडियम दो मीडियम, दोनों मीडियम के बीच जो बाउंड्री है यहीं पर लाइट आपकी बेंड करती है। व्हेन इट गोस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो। ठीक है, तो देखिए अब हम आपको कोई भी एक केस लेके बता देते हैं, लाइट आपकी इस तरीके से मुड़ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं? इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
अब नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का जो एंगल होता है, समझ रहे हैं, नॉर्मल रे और इंसिडेंट लाइट रे के बीच का जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ रहे हैं? इसको क्या बोलेंगे, एन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रे। ये हमारी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये हमारी कौन सी रे है, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब देखिए जो एंगल आई है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और एंगल जो आर है इसमें बोलेंगे आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जिस तरीके से हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियम लॉ जाने थे उसी तरीके से हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी लॉ जानेंगे, ठीक है। हेडिंग लगाइए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, जो फर्स्ट लॉ हमारा रिफ्लेक्शन के लिए था वही सेम जो लॉ रहेगा, वही हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए रहेगा। फर्स्ट लॉ हमारा क्या था वहां पे, या फिर फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ जो भी रहेगा उसमें से एक लॉ यहाँ पर सेम रहता है, क्या है, दी इंसिडेंट रे नॉर्मल रे and refracted ray all lies on same plane at point of इंसिडेंस। जब आप रिफ्लेक्शन के रूल पढ़े थे तो उसमें जो लॉ था सेकंड लॉ आप यही लिखे थे, ठीक है। तो इसमें भी ये लॉ रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए ये आपकी बाउंड्री थी, ठीक है, ये बाउंड्री थी, यहाँ पर आपकी नॉर्मल रे थी, यहाँ से आपकी इंसिडेंट लाइट रे आई, अब सीधे लाइट आपकी बेंड कर गई थी। तो अगर आप देखेंगे तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी रे कहाँ पर मिली है, एक ही प्लेन पे, किस पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ठीक है। तो रूल ये सेम है ना, ठीक है। चलिए अब हम इसके सेकंड रूल की बात करते हैं, सेकंड रूल, ठीक है। अब देखिए सेकंड रूल क्या है, दी रेशियो ऑफ, ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। समझ रहे हैं, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रेशियो होगा वो कह रहा है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मतलब साइन आई बाई साइन आर ये क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसी को आप बोलते हैं, लिख दीजिएगा, दिस इज आल्सो नोन एज, दिस इज आल्सो
नोन एज, क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये रहा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रूल्स लॉ। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। अब देखिए रिफ्रैक्शन के कुछ रूल्स है, अभी आपने लॉ लिखा, ठीक है, अब रिफ्रैक्शन के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए, जिस तरीके से आप रिफ्लेक्शन के लिए रूल्स लिखे थे उस तरीके से रिफ्रैक्शन के लिए भी रूल्स है। ठीक है, रूल्स ऑफ, या फिर फॉर लिख दीजिए, रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, केस डाल लीजिए, केस फर्स्ट, जब लाइट आपकी रेयर से डेंसर में जाती है। ठीक है, अब ये रेयर क्या होता है और डेंसर क्या होता है, समझ रहे हैं, मतलब जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, जिस मीडियम में एटम या मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, लाइट को ट्रेवल करने में प्रॉब्लम होती है, वो होता है डेंसर मीडियम। अब जिसमें लाइट आपकी भी इजिली फ्लो कर जाए, ट्रेवल कर जाए, वो होता है रेयर मीडियम। ठीक है, इस फर्स्ट केस देखिए, व्हेन लाइट goes rare to denser medium। ठीक है, जब लाइट आपकी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती हो, ठीक है, उस कंडीशन में लाइट जो बेंड होती है, रिफ्लेक्शन होना मतलब लाइट रे जो होती है वो बेंड होती है, तो वो किस तरीके से बेंड होगी वो देखिए, रूल्स देखिएगा। ठीक है, जब लाइट आपकी रेयर से डेंसर में जाती है, तो ये रहा हमारी बाउंड्री दोनों मीडियम के बीच की, तो ये रहा हमारा नॉर्मल रे। ठीक है, अब देखिए जब लाइट आपकी, अब मान लेते हैं ये मीडियम जो हमारा वो कैसा है, रेयर है, और ये मीडियम कैसा हमारा, डेंसर है। लाइट कहाँ जा रही है आपकी, रेयर से डेंसर जा रही है ना, कहाँ जा रही है, रेयर से जा रही है, कहाँ पर, डेंसर में, मतलब इधर से इधर आ रही है। ठीक है, तो देखिए जब लाइट रे आपकी रेयर से डेंसर में जाती है, ठीक है, तो आपको लगेगा लाइट आपकी सीधी जाएगी इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लाइट रे जब आपके रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, समझ रहे हैं, जब लाइट आपकी रेयर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, ठीक, ये इस साइड, ये है आपकी नॉर्मल रे, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ठीक है, समझ रहे हैं, when light goes from rare to denser medium, जब लाइट आपके रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, चलिए ये आपका रेयर, ये डेंसर, इसे मान लीजिए आपका ये मीडियम, ये आपका मीडियम फर्स्ट है, और ये आपका मीडियम सेकेंड। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या है, ये है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये है। तो अगर लाइट आपकी रेयर से डेंसर हो जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ज्यादा होता है। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ज्यादा है किससे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए। सेकेंड केस बताते हैं इसको, चलिए अब केस सेकेंड देखते हैं। ठीक है, अभी हमने एक पॉइंट इसमें भूल गया बताना, देखिए इस जब आपकी लाइट रेयर से डेंसर हो जा रही थी तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो ज्यादा था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, अब ये भी बात जान लीजिए कि लाइट आपकी रेयर में फास्ट हो जाती है और डेंसर में क्या स्लो जाएगी, तो जो फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी रहेगी लाइट की वो ज्यादा होगी मीडियम सेकंड से, क्योंकि मीडियम सेकंड कैसा है, ये मीडियम आपका डेंसर है, सेकेंड मीडियम आपका डेंसर था ना, ये मीडियम कैसा था आपका, रेयर था, तो रेयर में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, डेंसर में कम रहेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए एक पॉइंट ये भी। चलिए अब केस सेकंड हमारा क्या है, इसी में देखिए
लगाइए, लिखिए व्हेन लाइट रे goes from denser to रेयर, ठीक है। जब लाइट रे हमारी डेंसर से रेयर हो जाती है तो उस कंडीशन में लाइट किस तरफ बेंड करती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये रही हमारी बाउंड्री दोनों मीडियम के बीच की, ये रहा हमारा नॉर्मल रे, ठीक है। अब लाइट रे हमारी इंसिडेंट लाइट रे आ रही है, ठीक है। अब लगेगा कि लाइट सीधी जाएगी इस तरीके से, लेकिन कंडीशन होता है, ये मीडियम कैसा है हमारा, ये मीडियम कैसा हमारा, ये मीडियम अब हमारा है डेंसर, ये कैसा है डेंसर, इसे हम मान लेते हैं ये मीडियम फर्स्ट है, वन से मान लीजिए मीडियम कैसा है फर्स्ट। ये कैसा मीडियम है आपका रेयर, इसे मान लीजिए आप मीडियम सेकेंड, ठीक है। अब जब लाइट आपकी डेंसर से रेयर में आती है तो लाइट आपकी नॉर्मल से दूर भागती है, ठीक है। मतलब लाइट आपकी इस तरीके से मुड़ जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं, नॉर्मल से दूर गई है। पिछले कंडीशन लाइट आपकी नॉर्मल की तरफ मुड़ी थी, इस यहाँ पास की थी, लेकिन अब जब लाइट आपकी डेंसर से रेयर हो जा रही है तो लाइट आपकी नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रहा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस कंडीशन में आप देखेंगे तो एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका वो लेस देन है, इससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, मतलब ये कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए ये मीडियम है आपका, चलो मानते हैं इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी थी v1 और इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी थी v2, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये मीडियम कैसा है डेंसर है, तो डेंसर में लाइट को ट्रेवल करने में मूव करने में प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे जाएगी। लेकिन जैसे लाइट आपके रेयर मीडियम में आएगी, मतलब जैसे एयर में लाइट देखिए, अगर लाइट जलाइए आप एयर में तो लाइट काफी दूर तक ट्रेवल करती है, ठीक है। लेकिन अगर ठंडी का टाइम आ रहा है ना, तो जब कोहरा होता है, ठीक है, कोहरे में अगर आप देखेंगे लाइट क्या रहती है, लाइट ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करती है, समझ रहे हैं। लाइट देखिए प्रॉब्लम होती है ना उसको दूर तक जाने में, इसलिए आपको कोहरे में दिखता नहीं है लाइट जलाने पर भी, ठीक है। मतलब कोहरा कैसा है डेंसर है, और इसका जैसे अभी मौसम है ये कैसा है रेयर हवा है बस इसमें, ठीक है। तो इस कंडीशन में लाइट आपको ट्रेवल करे आराम से। तो ये मीडियम डेंसर है जिसमें वेलोसिटी लाइट की कम रहेगी और इसमें वेलोसिटी लाइट की ज्यादा रहेगी। इस कंडीशन में v1 जो होगा वो लेस देन होगा v2 से, समझ रहे हैं। v1 क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और v2 क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अभी तक हमने देखा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन के लॉ क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं रिफ्रैक्शन के, लाइट आपकी रेयर से डेंसर जाती है किस तरह से बेंड होती है, जब आपकी लाइट डेंसर से रेयर में आती है तो कैसे बेंड करती है, ठीक है। तो लाइट आपकी जब रेयर से डेंसर जाती थी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, यही होता था ना कि लाइट जब आपकी रेयर से डेंसर जाती थी तो लाइट आपकी बेंड होती थी टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर जब लाइट आपकी डेंसर से रेयर जाती थी तो होता क्या था अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यही होता था ना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन कब नहीं होता है, समझ रहे हैं, रिफ्लेक्शन कब नहीं होता है। रिफ्लेक्शन नहीं होने का मतलब कि लाइट आपकी जो लाइट रे होती है वो वन मीडियम से अदर मीडियम जाने में बेंड नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन बोलते हैं रिफ्लेक्शन नहीं होता इस कंडीशन में। तो आप हेडिंग लगाइए व्हेन रिफ्रैक्शन does not occur, ठीक है।
मतलब कब रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो रिफ्लेक्शन ना होने के दो केसेस है, ठीक है। पहला केस क्या है कि अगर आप लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट कर दीजिए, समझ रहे हैं, मतलब नॉर्मल से ही आप लाइट रे को गिरा दीजिए, फॉल कर दीजिए, तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब लाइट रे आपकी बेंड करेगी नहीं वन मीडियम से अदर मीडियम में जाने पर, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है कि लाइट जब आपकी सेम ऑप्टिकल डेंसिटी में फ्लो कर रही है, समझ रहे हैं, मतलब दोनों मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी हो क्या रही सेम हो, तो उस कंडीशन में लाइट में मतलब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो दो केसेस हैं जिसमें आपका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए केस फर्स्ट लिखिए, केस फर्स्ट, ठीक है। चलिए, व्हेन लाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट, इसका मतलब कि जब आपकी लाइट रे नॉर्मल से ही, मतलब आपकी जो इंसिडेंट लाइट है वो नॉर्मल से होकर जाए, इसलिए बोला गया है नॉर्मली इंसिडेंस, ठीक है। तो ये रहती थी आपकी बाउंड्री, ये आपका नॉर्मल होता था, ठीक है। तो केस क्या है आपका कि लाइट आपकी नॉर्मल से होके जा रही है, मतलब जो लाइट रे आपकी है नॉर्मल से जा रही है इस तरीके से, ठीक है। अब लाइट जब आपकी नॉर्मल से जाएगी तो बिना डेविएट हुए, मतलब बिना इधर उधर मुड़े, बिना बेंड किए सीधे चले जाएगी। तो इस कंडीशन अगर आप देखेंगे तो एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जीरो, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये भी जीरो है। ये कैसे है, नॉर्मल इंसिडेंस रे, ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। इस कंडीशन में आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, केस सेकंड हम आपको बताते हैं। चलिए अब हम केस सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। तो केस सेकंड देखिए, केस सेकंड, व्हेन लाइट ट्रांजिस्ट, या फिर ट्रेवल लिख दीजिए, थ्रू मीडिया, मीडिया मतलब कि मीडियम एक से ज्यादा है, उसी बोलते हैं मीडिया। व्हेन लाइट ट्रांजिस्ट थ्रू मीडिया हैविंग सेम ऑप्टिकल डेंसिटी, समझ रहे हैं मतलब जब लाइट आप किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो तो दोनों मीडियम को जो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो, सेम हो, तो उस कंडीशन में लाइट आपकी बेंड नहीं करेगी, जब बेंड नहीं करेगी तो रिफ्लेक्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये रही आपकी बाउंड्री दोनों मीडियम के बीच की, मान लेते हैं ये मीडियम है आपका ग्लास और ये भी मीडियम है आपका ग्लास, इनका ऑप्टिकल डेंसिटी दिया गया 1.5, मान लीजिए इसका भी 1.5 दिया गया, ठीक है। दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या दी गई है, सेम दी गई है। तो अगर आप लाइट जैसे डालेंगे वैसे लाइट आपकी सीधे ट्रेवल करते हुए चली जाएगी बिना डेविएट हुए, मतलब लाइट आपकी बेंड नहीं करेगी, थोड़ी सी भी मुड़ेगी नहीं, ठीक है। ओके, तो ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल्स क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के, कब रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो सारी चीजें आपको बता दी गई। अब आपको बताएंगे किसी भी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसमें आपको प्रूफ करना रहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, जिस एंगल से आप लाइट दे रहे हो उस ग्लास स्लैब में सेम उसी एंगल से लाइट रे आपके बाहर इमर्ज जाती, निकल जाती है ग्लास स्लैब से, वही हमें प्रूफ करना रहेगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगाइए, रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। हेडिंग क्या है हमारी, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर, क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। ये रही हमारी हेडिंग।
ठीक है। तो चलिए, मतलब एक कोई हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है, मतलब कोई ग्लास है जो रेक्टेंगुलर शेप का है, उसमें हमको रिफ्लेक्शन दिखाना है, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, चलिए देखा, ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। साइड मान सकते हैं आप, ये ए हो गया, बी सी डी, ठीक है। हम मान लेते हैं हमारे ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है, जो हमारी थिकनेस क्या है, वो टी है, क्या मान लेते हैं, टी, ठीक। अब इसमें हमको रिफ्लेक्शन दिखाना है, ठीक है, रिफ्लेक्शन करना है इस ग्लास स्लैब पर, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब ये ग्लास है, इसका मतलब ये तो ग्लास स्लैब है ना, और इसके चारों तरफ क्या है, एयर है। तो ऊपर वाला मीडियम क्या है, ये एयर है, ये क्या है आपका, ग्लास है, और ये क्या है आपका चारों तरफ से क्या है, एयर है ना, ये तो ग्लास है, बाकी इसके चारों तरफ क्या है, एयर है, तो ये भी आपका एयर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ठीक है। ये रही हमारी, दूसरा मार्कर लेते हैं जिससे आपको दिखे, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल है भी। अब हम रिफ्रैक्शन किसके लिए कर रहे हैं, एट सरफेस ए बी, लिख दीजिए आप। चलिए लिखते हैं, रिफ्रैक्शन एट सरफेस ए बी, चाहे आप सरफेस बोलिए चाहे आप बाउंड्री बोलिए, मतलब दो मीडियम के बीच में जो भी सरफेस है उसका बाउंड्री बोलते हैं, मतलब ये ए बी क्या है, आपकी बाउंड्री है, ठीक है। ऊपर मीडियम का है एयर, नीचे मीडियम का है आपका ग्लास। तो एयर कैसा मेडियम हुआ, एयर मतलब हवा, ग्लास मतलब ग्लास के मॉलिक्यूल्स हो, उसमें लाइट को ट्रेवल करने में प्रॉब्लम होगी, मतलब एयर कैसा है आपका, रेयर मीडियम, और ग्लास कैसा है आपका, डेंसर मीडियम। तो आप लिख सकते हैं कि एयर क्या है आपका, रेयर मीडियम, और ग्लास क्या है आपका, डेंसर मीडियम, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, अब लाइट हमारी क्या है, रेयर से डेंसर में आएगी। तो केस को याद करिए, हमने अभी बताया था आपको कि लाइट जब आपके रेयर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, ठीक है। तो आपने इंसिडेंट लाइट रे दिया, ठीक है। अब हमें लगेगा लाइट रे हमारी इस तरीके से सीधे ट्रेवल करते हुए ऐसे जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जब लाइट हमारी रेयर से डेंसर में आती है तो लाइट हमारी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ये रहा हमारा नॉर्मल, ठीक है। तो हमारी इंसिडेंट लाइट रे, जब आप हमारी लाइट रे रेयर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो ये रही हमारी नॉर्मल, ठीक है, मतलब लाइट हमारी इस तरीके से नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। अब ये मीडियम सेम है, ये पूरा मीडियम कैसा है, ग्लास, ये ग्लास ही है, तो इसमें लाइट आपकी सीधे ट्रेवल करेगी, तो लाइट आपकी सीधे यहां से आएगी यहां तक, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहां पर ये I1 मान लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे क्या मान लेंगे, R1, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे ये सरफेस मतलब लाइट, अब ग्लास है ऐसा नहीं रुक जाएगी, ग्लास है ना, तो लाइट आपकी क्रॉस करेगी, पास करेगी ग्लास से, मतलब रिफ्लेक्शन यहां भी होगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए पहले आपको यहां बता देते हैं, स्नेल्स लॉ आपने क्या लिखा था, स्नेल्स लॉ क्या लिखा था, साइन आई बाई साइन आर इक्वल कांस्टेंट, कांस्टेंट होता था, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरह लिखा जाता था, ठीक है। जैसे देखिए आप ये इस कंडीशन में थी, ये आपने नॉर्मल लिया था, लाइट आपकी इस तरीके से यहाँ पर आई थी, तो लाइट आपकी डेविएट हो गई थी, मुड़ गई थी, बेंड हो गई थी। ये आप मीडियम फर्स्ट माने थे, ये मीडियम आप सेकंड माने थे। तो स्नेल्स लॉ को इस तरीके से लिखते हैं 1 म्यू 2। अब ये म्यू क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, आगे बताएंगे आपको। ये आपका 1 मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, ओके। अब देखिए इसी फॉर्म में, मतलब ये फॉर्म में हम इसको भी लिख देंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए
अब देखिए ये एयर है तो इसको ए से दिखाते हैं और ये ग्लास है इसको जी से दिखाते हैं, ठीक है, स्मॉल से, ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं रिफ्रैक्ट, इसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। साइन आई बाई साइन आर होता है, साइन आई जब क्या है यहाँ पर I1 है, तो ये क्या हो गया आपका साइन I1 और ये क्या हुआ आपका साइन R1, ठीक है। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए रिफ्रैक्शन आपका सरफेस डीसी पर होगा, ठीक है, लिख लीजिए रिफ्रैक्शन एट सरफेस डीसी, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन आपका इस सरफेस डीसी पर हो, कैसे होगा? अब लाइट आपकी यहाँ पर आई, हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रा कर दिए, ये रही हमारी नॉर्मल, ठीक है। अब लाइट अगर देखेंगे ये ग्लास है और ये डेंसर है, तो केस सेकंड याद करिए जो लॉ रूल्स लिखवाया था रिफ्रैक्शन के लिए। केस सेकंड क्या था कि लाइट आपकी जब आपकी डेंसर से रेयर हो जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर है, और एयर कैसा मीडियम है आपका? रेयर है। कैसा है? रेयर है। तो लाइट आपकी डेंसर से रेयर हो जा रही है, मतलब नॉर्मल से दूर भागेगी, तो आपके हिसाब से लाइट इस तरीके से सीधी आनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब लाइट आपकी रेयर से डेंसर से रेयर जाती है, नॉर्मल से दूर भागती है, मतलब इस तरीके से, ठीक है, ठीक। अब देखेंगे इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, जिसे I2 मानेंगे आप। इसे क्या मानते हैं आप? I1 यहाँ मान लीजिए, I2 मानो, और ये है आपका R। अब आप इस तरह R2 मानो चाहे E मान लो, मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। आप समझे, चाहे जो माने, चाहे R2 माने चाहे E मानिए, बात की बात है। बुक में हरदम R2 माना तो R2 मानिए, ठीक है, R2, ठीक है। अब देखिए ये समझ में आया, मतलब रिफ्लेक्शन आपका एक बार सरफेस AB पर हुआ, फिर आपका रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ। तो चलिए इसको भी लिखते हैं इस फॉर्म में। तो लाइट आपकी अब जा रही है ग्लास से एयर में, तो उल्टा हो जाएगा, साइन I2 साइन R2, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हुआ, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए ये, अब ये जो एंगल बन रहा है रिफ्लेक्शन और ये इमेजिनरी जो हमने जो ड्रा किया है, ठीक है, इनके बीच जो एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे डेल। क्या बोलेंगे? डेल। डेल क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। लिख लीजिए, ठीक है, जगह नहीं है, क्या देते हैं कि डेल हमारा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कि लाइट जो आपकी है वो कितने एंगल से डेविएट हो गई अपने एक्चुअल पथ पे ना जाकर, मतलब लाइट की प्रॉपर्टी सीधे ट्रेवल करेगी, तो सीधे ना जाकर लाइट आगे कितने एंगल से डेविएट हो गई, मुड़ गई, उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, मतलब जो हमने इमेजिनरी ड्रॉ किया है, और ये इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है ये, इसको बोलेंगे डी, स्मॉल डी। स्मॉल डी मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब लाइट कितना डिस्प्लेस हो गई जहां पर, मतलब अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो लाइट आपकी सीधे से ट्रेवल करती आती, ग्लास स्लैब पे आ जाने की वजह से लाइट आपकी यहां से ना जाकर यहां से जा रही है, तो ये जो डिस्प्लेस जो इतना हट गए अपनी जगह से, मतलब डाइवर्ट हो गई या फिर डिस्प्लेस हो गई, इसी को बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो डी है आपका, इसको बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लिख लीजिए, इसको बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है। अब देखिए, हाँ चलिए देखते हैं। अब देखो आप ए म्यू जी को आप लिख सकते हो म्यू जी बाई म्यू ए। अब ये म्यू क्या है? हम म्यू बोल रहे हैं, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। इसको स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। बुक में स्मॉल एन से भी डिनोट किया जा रहा है। अब सभी बुक में लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है, इसलिए आपकी मर्जी, आप चाहे जो भी डिनोट करिए, ठीक है। हम म्यू से दिखा रहे हैं तो आप भी म्यू से दिखाइए, ठीक है। ए म्यू जी बराबर म्यू जी बाई म्यू ए। अब देखिए इस जी म्यू ए को क्या लिख सकते हो आप? जी म्यू ए को क्या लिख सकते हो? म्यू ए बाई म्यू जी, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे ये इसका जस्ट उल्टा है, अगर आप देखेंगे ये वाला जो
ये जो बना है आपका जो भी फॉर्म है, देखिए इसमें जस्ट उल्टा है, मतलब अगर आपको ये दोनों को बराबर करना हो, ए म्यू जी बराबर जी म्यू ए करना, इसका मतलब इसको अगर हम पलट देंगे, उल्टा कर देंगे तो हमको बराबर मिल जाएगा। मतलब कि अगर ये दोनों बराबर करना चाहते हैं, हम रिलेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए म्यू जी जो है आपका वो बराबर है 1 जी म्यू ए के। अब अगर 1 हम कर देंगे तो ये देखिए ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों को बराबर करने के लिए हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए इस तरीके से ए म्यू जी इक्वल 1/जी म्यू ए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ले आए यहाँ पुट कर दें और इसकी वैल्यू ले आए यहाँ पुट कर दें, तो देखिए ए म्यू जी की वैल्यू क्या है, साइन I1 बाई साइन R1 बराबर 1 में साइन I2 बाई साइन R2। यहां से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए साइन I1 बाई साइन R1 ये है, बराबर लगाइए इक्वल। ठीक है, अब देखिए ये मिलेगा आपको साइन R2 डिवाइड बाई साइन I2। ठीक है, अब देखिए साइन I2 है कहाँ, I2 ये है, R2 ये है, I1 ये है, R1 ये है। तो अगर आप देखेंगे ये जो एंगल बन रहा है और ये एंगल जो बन रहा है इस तरीके से है, दिखाते हैं आपको, कैसे बताएं। अच्छा नोट कर लीजिए, बताते हैं, नोट कर लीजिए, इरेज करके फिर बताते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब अगर आप देखेंगे यहां पर, देखिए ये सरफेस आपका ए बी है और ये आपने नॉर्मल ड्रा किया है इस तरीके से, और यहाँ पर नीचे आपका सरफेस क्या है, डीसी है। ठीक है, अब आपने नॉर्मल यहाँ ड्रा किया है, अब यहाँ से आपकी लाइट रे आई इस तरीके से यहाँ गई है। तो अगर आप देखेंगे जो एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल यहाँ क्या बन रहा है, I2। ठीक है, और यहाँ एंगल क्या बन रहा है, R1। देखिए R1 है ना, तो ये दोनों एक दूसरे से अल्टरनेट एंगल है। कैसे मैथ में आप पढ़ेंगे एंगल्स में, ठीक है, वहां पर अगर आप पढ़ें तो आपको पता होगा ये दोनों आपस में कैसे अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, मतलब आप कह सकते हैं एंगल I2 जो है वो बराबर है एंगल R1 के। ठीक है, मतलब अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो ठीक है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं, मतलब लिख दीजिए कि एंगल I2 जो है, ये देखिए एंगल I2 ये बराबर है एंगल R1 के। तो इस ये इन्हीं दोनों टर्म में आप एक वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन I1 डिवाइड बाई साइन, अब देखिए इस R1 की जगह हम I2 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए I2 बराबर में उसको यही फॉर्म रहने दीजिए, साइन R2 बाई साइन I2। ठीक है, ये टर्म खत्म, आपका खत्म, बचा क्या आपका साइन I1 इक्वल साइन R2। यहां से आपको मिलेगा कि एंगल I1 जो है वो बराबर है एंगल R2 के। यही आपको प्रूफ करना था कि जिस एंगल से लाइट रे आप दे रहे हो, मतलब जिस एंगल से लाइट रे आपकी उस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे पड़ रही है, सेम वही एंगल से लाइट रे आपकी निकल जाएगी। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो रे आपकी है और ये जो रे आपकी एक दूसरे के पैरेलल, कैसी है, पैरेलल है। मतलब जिस एंगल से ये यहाँ से जिस मान लो जिस एंगल, मान लीजिए कि अगर ये लाइट रे आपकी यहाँ पर 30 डिग्री पे पड़ी है, सरफेस पे गिरी, तो यहाँ से 30 डिग्री से निकल गई। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ I1 और एंगल I2 क्या है आपका, इक्वल है। ठीक है, यही था आपका रिफ्लेक्शन थ्रू है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब इस स्मॉल डी को बोलते हैं लेटरल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, आपने किसी भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है वो आपने देख लिया।
अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अभी हमने आपको बताया था ए म्यू जी वगैरह ये सब बताया, लेकिन अब आपको इसको डीप में बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है। उस समय को आप बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देखिए पहले हम आपको बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फाइंड कैसे करेंगे वो हमको बताएंगे, ठीक है। हेडिंग लगाइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफिनेशन लिख दीजिए, ठीक है। लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium is defined as sorry its capacity of bending of a light ray, ठीक है। more the bending of light ray, more will be refractive index। डिफिनेशन क्या है आपकी? refractive index of a medium is defined as its capacity of bending of light ray, more the bending of light ray, more will be refractive index। मतलब refractive index आप सिंपल में कह सकते हैं कि अगर लाइट रे आपकी ज्यादा बेंड करेगी, समझ रहे हैं, मतलब मुड़ेगी, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। कम बेंड करेगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जैसे देखिए हम आपको 3 केस लेके बताते हैं। जैसे देखिए ये रहा आपका नॉर्मल, ये भी रहा नॉर्मल, ये भी रहा नॉर्मल, ठीक है। देखिए लाइट रे आपकी यहां से आई है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये 3 कंडीशन है, मान लो ये फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड और ये थर्ड है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे लाइट किसमें ज्यादा बेंड की है, मुड़ी हुई है, तो लाइट अगर आप देखेंगे ये इसमें इधर इतना मुड़ा है, इसमें इतना, इसमें मुड़ा ही नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा लाइट है आपकी इसमें मुड़ी है, फिर इसमें मुड़ी ही नहीं है। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा? जिसमें लाइट आपकी ज्यादा मुड़ेगी। तो जाहिर सी बात है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, फिर इससे कम इसका होगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ही, ठीक है। मानेंगे तो 1 होगा, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, ठीक है। मतलब जितनी लाइट आपकी मुड़ेगी, जितनी लाइट है जितनी ज्यादा आपकी मुड़ेगी उतनी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। देखिए लिखा है ना आपका, मोर द बेंडिंग ऑफ लाइट रे मोर विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितनी ज्यादा लाइट है आपकी बेंड करेगी उतनी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ये तीनों डायग्राम में सबसे ज्यादा लाइट ये मुड़ी, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा इसका होगा, ठीक है। ओके, इसमें शॉर्ट ले लीजिए। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए लिख दीजिए कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक। अब देखिए 1 म्यू 2 बराबर साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। अब इस 1 म्यू 2 को आप लिख सकते हो 1 म्यू 2 इक्वल म्यू 2 बाई म्यू 1 साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। अब इस 1 म्यू 2 को क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम आप लिख सकते कर सकते हैं। तो 1 म्यू 2 क्या पढ़ेंगे आप? लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, इस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई बाउंड्री थी, आपने इसको माना मीडियम सेकंड, इसको माना मीडियम फर्स्ट। ठीक है, इसके लिए आपने ये लिखा है। अब मान लो ये मीडियम फर्स्ट है, आपका एयर है, क्या है? एयर है, और ये क्या है? ग्लास है। तो इसको आप मीडियम एयर मानोगे और इसको मीडियम ग्लास मानोगे। कैसे लिखोगे इस टर्म में? आप इसको लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब वन है, मीडियम फर्स्ट है, दूसरा वन लिखो, एयर ए के लिए वन लिखिए, ए लिखिए, सॉरी ए लिखिए। अब ग्लास के लिए जी दिखाइए, तो ये हो जाएगा ए म्यू जी इक्वल, अब यहाँ म्यू टू है, मतलब यहाँ जी है तो यहाँ टू था, तो यहाँ म्यू जी बाई म्यू ए साइन आई बाई साइन आर। अब इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब इस ए म्यू जी क्या पढ़ेंगे आप? जैसे ए म्यू जी लिखा है, क्या पढ़ेंगे आप? इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये सेकंड जगह सेकंड था, यहाँ ग्लास है, ग्लास मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर मीडियम। ठीक है, इसको इस फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। ठीक, वन म्यू टू बाई म्यू वन बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। अभी म्यू क्या है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू क्या है? ये जो म्यू लिखा क्या है आपका है? ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आप स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, आपकी मर्जी, आप चाहे जिससे डिनोट करिए। ठीक है, इस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। अभी हम आपको बताते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको करवाएंगे इसी पे। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, नोट हो गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी में रिलेशन। ठीक है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट में रिलेशन कैसा को देखिए। देखिए ये रही हमारी बाउंड्री, ये रहा हमारा नॉर्मल। ठीक है, आपने लाइट रे यहाँ से दी, मान लेते हैं ये मीडियम हमारा क्या रहा? मीडियम फर्स्ट रहा। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारा? म्यू वन मान लो। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हमारा? म्यू टू मान लीजिए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आए? म्यू वन म्यू टू। वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी मान लेते हैं, इसमें v1 थी, इसमें क्या है? v2 है। ठीक है, इस तरीके से लाइट रे आपकी आएगी। ठीक है, इधर कहीं बेंड करेगी, आपकी मर्जी, चाहे इधर बेंड कराओ। हाँ, हम जा रहे हैं बस। ठीक है, मतलब इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू1 है, और लाइट की वेलोसिटी क्या है? v1 है। और इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू2 है, और लाइट की वेलोसिटी क्या है? v2। तो रिलेशन क्या होगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो देखिए। इसको आप लिखेंगे 1 म्यू2 बराबर म्यू2 बाई म्यू1 इक्वल v1 बाई। समझ रहे हैं? इस रिलेशन पे क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब आपको मैजिक क्वेश्चन कैसा दिया गया है वो डिपेंड करेगा। ये भी रिलेशन में क्वेश्चन दे सकता है, इस पर भी। ठीक है, इस पर भी दे सकता है म्यू2 बाई म्यू1 v1 बाई v2, इस पर भी दे सकता है। ठीक है, अब जिस पर आपका न्यूमेरिकल सेट खा जाए, आप स्टडी करिए, जिस पर न्यूमेरिकल आपका सेट खा जाए वही रिलेशन आप लगाइए, आपको तुम्हें मिल जाएगा। अब v1 क्या है आपका? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। v2 क्या है आपका? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। v1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। v2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ठीक है, तो ये रिलेशन पे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अभी तक हमने जान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैलकुलेशन क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करें। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बस फर्क कितना है कि अभी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप पढ़ रहे थे उसमें कोई भी मीडियम आप ले सकते हैं, ग्लास, वाटर, कुछ भी ले सकते थे, एयर वगैरह। लेकिन अब जो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एक मीडियम फिक्स है, इसमें एक मीडियम आपका एयर रहेगा। ये ठीक है, एयर मतलब वैक्यूम।
ठीक है, वैक्यूम आपका रहेगा, बाकी मीडियम चेंज होगा, मतलब हर केसेस में आपका एक मीडियम वैक्यूम रहेगा, बाकी अगला मीडियम क्या होगा वो डिपेंड करता है आप पे, आप क्या लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं क्या हेडिंग है हमारी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या, चलिए लिखते हैं। ठीक है, लिखिए दी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is defined as refractive index of medium with respect to vacuum। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपका एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बस फर्क इतना है कि वो एक मीडियम आपका वैक्यूम रहेगा, बाकी आप डिपेंड करता है आप कैसा मीडियम लेते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे बुक में आपको ग्राफ मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जैसे देखिए ठीक है, मान लेते हैं ये आपका क्या रहा, मीडियम रहा, और ये आपका रहा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ARI, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मान लीजिए आपने एयर लिया, क्या है एयर, और एक मीडियम क्या लिया आपने, आइस लिया, और एक मीडियम आपने क्या लिया, वाटर लिया। ठीक है, तो मतलब एक मीडियम आपका एयर है और एक मीडियम क्या है आपका वैक्यूम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम की वैल्यू आपको दी गई, कितनी दी गई है, 1.0008। ठीक है, इसको आप अप्रोक्सीमेट आप 1 मान लेते हैं। आइस के लिए टेबल में दिया गया 1.31, वाटर के लिए दिया गया 1.3। इस तरीके से आपको टेबल बना के दिया गया है, उसको आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीजें आप थोड़ी चीजें याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए अब आपको बताते हैं एक्चुअल और अपैरेंट डेप्थ। ठीक है, एक्चुअल डेप्थ क्या होता है, अपैरेंट डेप्थ क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्चुअल एंड अपैरेंट डेप्थ। अब ये एक्चुअल और अपैरेंट डेप्थ होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट चलिए जानते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई बकेट ले लीजिए, ठीक है, उस बकेट में आप वाटर को फिल कर दीजिए, भर दीजिए, पानी भर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप इसमें कोई सिक्का अगर आप इसमें उस बकेट में आप डाल देंगे, तो जो आप सिक्के की हाइट, जो डेप्थ आप देखोगे सिक्का जहां पर है, जो आप ऊपर से देखते हो बाल्टी के अंदर, ठीक है, तो जैसे सिक्का जो आप देखोगे वो ऊपर उठा उठा दिखेगा। समझ रहे हैं, समझ रहे, ठीक है, मतलब बकेट में जो आप सिक्के को डाले, जो बकेट के सरफेस पे बॉटम में जाके गिरा हुआ है, जब आप उसको देखोगे ना, तो जो आप उस कॉइन मतलब सिक्के की जो इमेज देख रहे हैं, आप जो सिक्के को आप देख रहे हैं, वो उसकी रियल डेप्थ नहीं, मतलब उसकी एक्चुअल डेप्थ नहीं है वो, कि आप उसकी वास्तविक गहराई आप देख रहे हैं। समझ रहे हैं, उस सिक्के को आप थोड़ा सा उठा हुआ देखते हो, वो रियल डेप्थ उसकी नहीं होती है, वो आप अपैरेंट डेप्थ होती है। मतलब आप जब अपने आंखों से, नेक्ड आंखों से, मतलब नेक्ड आई से जब आप उस सिक्के को देखते हो, तो जो सिक्के की जो डेप्थ होती है आपके आंख से, वो एक्चुअल डेप्थ ना हो, वो अपैरेंट डेप्थ होती है, उसी को बोलते हैं अपैरेंट डेप्थ। ठीक है, एक्चुअल डेप्थ हमें नहीं दिखती है। समझ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से कभी आप किसी नदी के पास चले खड़े हो जाइए, तो आपको नदी में स्टोन वगैरह, पत्थर वगैरह है, तो पत्थर आपको काफी ऊपर दिखता है। ठीक है, जैसे आप उसमें पैर रखते हो आप धस जाते हो, अंदर चले जाते हो, मतलब
कि आपको जब उस पत्थर को आप देख रहे हो, पत्थर आपको ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी हाइट वो है नहीं, वो और अंदर है, इसका डेप्थ और है, गहराई और है, लेकिन हमको महसूस नहीं होता है। हम जैसे पैर रखते हैं वैसे हम अंदर घुस जाते हैं। समझ रहे हैं? इसका मतलब कि बाहर जैसे कहा जाता है ना कि बाहर से आप किसी गहराई को माप नहीं सकते जब तक आप उसमें अंदर जाइए ना, इसलिए इसीलिए होता है। कहावत इसी तरीके से है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो उसकी एक्चुअल डेप्थ नहीं है, वो उसके अपैरेंट डेप्थ है। मतलब हम जो अपनी आंखों से देखते हैं डेप्थ सिक्के की, वो उसकी एक्चुअल ना होकर वो उसकी अपैरेंट होती है। ठीक है, जैसे मानिए ये रहा हमारा बकेट, ये रहा हमारा बकेट, ठीक है। इस बकेट में आपने पूरा वाटर को फिल किया है, एकदम फुल फुल फिल कर दिया है आपने, ठीक है। पूरा इसके अंदर क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है, ठीक है। अब देखिए ठीक है, ठीक है, ये रही आपकी ऑब्जर्वर है या फिर आपकी आंख रही प्यारी सी, ये आपकी आंख रही, ठीक है। क्या है? आपकी आंख है। अब मानते हैं आपने सिक्के को, ठीक है, जो सिक्का आपका है, आपने सिक्के का सिक्का आपका यहाँ पर है, जो कॉइन है आपका कहाँ है? कॉइन की पोजीशन क्या है? कॉइन की पोजीशन आपकी ये है, ये रही आपकी कॉइन की पोजीशन, ठीक है, ठीक है। ये है कॉइन की पोजीशन, कॉइन आपका यहाँ पर है। लेकिन जब आप कॉइन को देखते हो, जब ऊपर से आप देखो कॉइन का ये डिस्क ना दिखता है, कॉइन यहाँ कहीं दिखता है कॉइन, ठीक है। कॉइन आपको यहाँ कहीं दिखेगा, कॉइन आपको उठा हुआ दिखेगा। क्यों दिखेगा? चलिए देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप जब भी देखोगे, चलिए बताते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको ये है आपके, देखो अगर आप जानना चाहोगे यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है या फिर डेप्थ है, गहराई है, इसको बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ। ये क्या है? आपकी एक्चुअल डेप्थ। और यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई, इसको बोलेंगे अपैरेंट डेप्थ। क्या बोलेंगे? अपैरेंट डेप्थ। ये क्या है आपका? कॉइन मतलब सिक्का, ठीक है। अब देखिए, ठीक, अब अगर आप जब देखते हो, चलिए बताते हैं। अब देखो इमेज कैसे बनती है वो जान लेते हैं, ठीक है। अब ये मीडियम कैसा है? ये मान ऊपर क्या एयर है और ये क्या है? वाटर। ये मीडियम आपका रेयर हुआ और ये मीडियम क्या हुआ? आपका डेंसर। मतलब ये एयर है तो ये क्या हुआ? आपका रेयर हुआ, और ये वाटर क्या है? आपका डेंसर हुआ। तो लाइट आपके रेयर से डेंसर आगे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। अब देखो कोई भी इमेज अगर बनेगी, मान लेते हैं आपको, अब यहां से मानते हैं इस, मतलब इस सिक्के की इमेज आपकी आंख में जाकर बनेगी। तो चलिए देखते हैं, इस सरफेस को अपना नॉर्मल ड्रा करो, ठीक है, नॉर्मल ड्रा करिए। चलिए अब देखिए, चाहे इधर देखें चाहे इधर देखें, चलिए इधर देखते हैं। लाइट आप लाइट ड्रा मान लीजिए यहाँ से आ रही है, फिर यहाँ से ले जाइए, आप मर्जी आप क्या जहाँ से ले जाइए, ठीक है। तो देखिए जब लाइट है आपके यहाँ जाती है, चलो यहाँ जाती है, ये लाइट है आपकी डेंसर से रेयर जा रही है, ठीक है, डेंसर से रेयर में जा रही है। अब देखो इमेज तब बनती है जब आप दो रे को देखे जाते हो, अभी एक ही रे है, ठीक है, चलो अब एक रे हम और ले जाते हैं, ठीक। उस दूसरे रे के लिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, नॉर्मल हम यहाँ रख करते, तो दूसरी रे भी हमारी यहाँ पर गई है, यहाँ से गई, ठीक है, यहाँ से जा रही है। अब लाइट जब आपकी डेंसर, ये मीडियम डेंसर है, ये रेयर, लाइट जब आपकी डेंसर से रेयर जाती है नॉर्मल से दूर भागती है। तो ये रहा आपका नॉर्मल, जानी इसको ऐसे चाहिए थी सीधा, ठीक है, इसको भी सीधा जाना था, लेकिन एक्चुअल में जब लाइट आपकी डेंसर से रेयर जाती है नॉर्मल दूर भागेगी, तो नॉर्मल दूर ये इस तरीके से चली जाएगी। समझ रहे हैं? मतलब आपकी आंखों में गई, ठीक है। अब अगर आप जब, अब फेनोमेना क्या है लाइट की? आखिर ये अपैरेंट आंसर क्यों दिया गया? क्योंकि आप इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं देख पा रहे हो, आप इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं देख रहे हो, आप इसकी अपैरेंट मतलब इमेजिनरी पोजीशन देख रहे हैं। इसका मतलब कि आप, हमें पता है प्रॉपर्टी लाइट क्या होती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो हमें लगेगा लाइट क्या इस तरीके से सीधे ट्रेवल करेगी, ठीक है, मतलब इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी। इसीलिए इस ऑब्जेक्ट जो रियल डेप्थ है वो आपको यहाँ ना दिखकर यहाँ दिखती है। समझ रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट जो रियल डेप्थ है यहाँ ना दिखकर यहाँ दिखती है, इसलिए इसको बोला गया अपैरेंट डेप्थ, और इसको बोला था एक्चुअल डेप्थ। इसलिए हम किसी भी चीज को अगर पानी में है तो उसकी एक्चुअल डेप्थ नहीं मेजर कर सकते जब तक पानी के अंदर ना जाए, पानी के बाहर से आप उसकी एक्चुअल डेप्थ को मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका एक्चुअल अपैरेंट डेप्थ, ठीक है।
इस वीडियो में हमने सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है, समझ रहे हैं। अब लेक्चर हमारा बड़ा ना हो जाए इसलिए जो भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम रहेंगे हम आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लेंस के जो भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।